हेलो एवरीवन। हम क्वेश्चंस देखने वाले थे जो शेड्यूल्स के बचे हुए हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमने इसके पहले बिल डिस्काउंटिंग का क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो ये फॉर्मेट मैंने बताया था कि ये जो आपके अभी स्क्रीन पे है कि फॉर्म ए, जिसमें कैपिटल्स, रिजर्व, सरप्लस, डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजंस। तो ये टोटल में कितने शेड्यूल हो गए? लायबिलिटी के 5 शेड्यूल है, ठीक है। शेड्यूल 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1 किसके है? कैपिटल के है, याद रखना है थोड़ा सा। शेड्यूल 2 किसका है? रिजर्व्स एंड सरप्लस का है। शेड्यूल 3 किसका है? डिपॉजिट। शेड्यूल 4 है बोरोइंग्स। और शेड्यूल 5 है अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजंस। तो बहुत ही आसान है, कुछ टेक्निकल वर्ड्स नहीं है। डिपॉजिट मैंने बताया था, जो भी हम करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, जो कस्टमर के पैसा जो बैंक के पास पड़ा हुआ है उसको हम डिपॉजिट बोलते हैं, करेक्ट है। बोरोइंग्स मतलब बैंक ने कहीं से लोन लिया है खुद के लिए, तो उसको हम बोरोइंग्स में डालेंगे। और उसके अलावा जितने भी लायबिलिटी है वो कहाँ जाएगा? अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजंस में हम लिखेंगे। वैसे फिर क्या है? एसेट्स है। एसेट्स में देखोगे तो कैश एंड बैलेंसेस विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो एक तो हमारे पास जो कैश अमाउंट रहता वो, और दूसरा हमने जो आरबीआई के साथ जो अकाउंट मेंटेन करके रखा है उसमें हमने जितना भी पैसा दिया है वो वहाँ आएगा। फिर आरबीआई के अलावा हमारे दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे हो सकते हैं, वो सारे बैंक अकाउंट में पैसे जो बैलेंसेस होते हैं उसको हम लिखेंगे सेकेंड, जो कि शेड्यूल नंबर 7 है, बैलेंसेस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। उसके बाद ये तो हो गया कैश एंड बैंक बैलेंस। उसके बाद आएगा इन्वेस्टमेंट, यदि कुछ करके रखा है तो अलग से शेड्यूल है उसका, शेड्यूल नंबर 8। देन इन्वेस्टमेंट के बाद आएगा हमारा एडवांसेस। एडवांसेस मतलब जो बैंक ने लोन दिया है उसकी वैल्यू यहाँ आएगा, एडवांसेस में आएगा। उसके बाद है फिक्स असेट्स, अदर एसेट्स। फिक्स असेट्स आपको मालूम है, जो बिल्डिंग्स, फर्नीचर्स, कंप्यूटर्स, ये सारे फिक्स असेट्स में आएंगे। और इसके अलावा जो भी चीज़ बच गया वो सारे अदर एसेट्स में जाएगा, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं। और जो ऊपर जो हेड्स में इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस, इसमें जो क्लासीफाई नहीं हो सकते हैं, कैश एंड बैलेंस विद बैंक में तो क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है, क्योंकि ये अकाउंट है ना। बैंक अकाउंट में पता चलेगा आपको कि बैंक अकाउंट में बैलेंस है तो वो उधर ही जाएगा। पर कई बार इसके अलावा दूसरे जितने भी एसेट है, अक्रूड इंटरेस्ट रहता है, जो मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल है, जो भी हमारे बोरोवर्स है उनसे जो अक्रूड इंटरेस्ट होता है वो अदर एसेट्स में जाते हैं। उसके बाद है टोटल के बाद कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एंड बिल्स फॉर कलेक्शन। तो बिल्स फॉर कलेक्शन और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ये शेड्यूल 12 में हमें शो करना होता है। तो ये टोटल में बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। वैसे ही ये नीचे जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है, ये सिंपल था। ये भी हमें इसमें प्रॉफिट लॉस क्या था, फॉर्म बी है, करेक्ट है। तो इसमें हमें इनकम, इंटरेस्ट अर्न्ड और अदर इनकम, ये 2 इनकम में आता है। ये मेन इंटरेस्ट इनकम है, इसके अलावा जो भी इनकम रहेगा वो अदर इनकम में डाल दोगे, क्लियर है। फिर एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट एक्सपेंस, और इसके अलावा जो भी खर्चा रहेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और इसके अलावा प्रोविजंस जो किए जाते हैं, जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। यहाँ डाउटफुल डेट मतलब जो एक ट्रेडिंग कंसर्न में जो डाउटफुल डेट रहता है उस तरीके से नहीं रहता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बैंक ट्रेडिंग नहीं करती है, यहाँ बैंक लोन देती है। तो लोन में ऐसे जो लोन है जो ऐसा चांसेस है कि डूब जाएंगे, उसके नियम है प्रोविज़न बनाने के। वो नियम के हिसाब से क्या करना है, उसमें हमें प्रोविजंस और कॉन्टिंजेंसी में वो कैलकुलेशन करने के बाद वो वैल्यू आती है वहाँ डालना होता है। वैसे ही प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन हो सकते हैं, ऐसे कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी हो सकते हैं जो वहाँ असेट की रिवैल्यूएशन डी वैल्यू होता है, असेट की वैल्यू कम होती है, उसके लिए यदि प्रोविज़न करके रखना है तो भी प्रोविजंस एंड कॉन्टिंजेंसी में आते हैं वो। उसके बाद प्रॉफिट या लॉस निकलेगा ये साल का, और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट उसमें ऐड कर देंगे। फिर लास्ट में अप्रोप्रिएशन है सारे। स्टैट्यूटरी रिजर्व में मैंने बताया था कि वैसे तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में 20% ही लिखा हुआ है, लेकिन आरबीआई ने उसको बढ़ाया हुआ है 25%। आपको जो करंट ईयर का प्रॉफिट होता है उसका 25% कंपल्सरली स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है। उसके अलावा क्वेश्चन में यदि दिया है कि कुछ अदर रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करना है तो करो, नहीं दिया है तो मत करो।
प्रपोज डिविडेंड लिखा है तो आप ट्रांसफ़र कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। और उसके बाद जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा एज ए सरप्लस। तो ये हमने जो क्वेश्चंस इसमें जितने भी शेड्यूल्स हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो पढ़ो क्वेश्चन को, प्रिपेयर द शेड्यूल्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अब देखो जो अभी ऊपर शेड्यूल यदि देखोगे तो 12 नंबर पे बैलेंस शीट में ख़त्म होता है। थोड़ा याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो इंटरेस्ट अर्न 13 है, अदर इनकम 14 है, वैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस 15 है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस 16 है। तो ये थोड़ा सा याद करना है, मैंने बताया था। तो जैसे शेड्यूल नंबर 16 बनाने बोला है तो शेड्यूल नंबर 16 हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस का होता है। तो क्वेश्चन पढ़ोगे तो रेंट और टैक्स क्या आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इंटरेस्ट एक्सपेंस तो बोलेंगे नहीं ना हम इसको। स्टेशनरी का खर्चा होता है, पेन पेंसिल, नोट पैड होता है, लेटर हेड होता है, ये सब स्टेशनरी में आते हैं। तो ये सब खर्चे, पासबुक आपको इशू किए जाते हैं ना, सब कुछ स्टेशनरी में आ गया। तो 22,000 प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा हो जाता है। स्टॉक ऑफ स्टैम्प्स होते हैं। स्टैम्प एक असेट हो गया, वो खर्चा नहीं है, स्टॉक है ना। जब वो यूज हो जाएगा तो वो एक्सपेंस हो जाएगा, है ना, तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं आएगा। डायरेक्टर फीस एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। ऑडिटर फीस भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। पोस्टेज, जब हम एक जगह से दूसरी जगह कुछ चीज़ें कुरियर करो तो आपको पोस्टेजेस लगाने पड़ते हैं, उसके चार्जेस देने होते हैं, तो वो एक्सपेंस है। लॉकर रेंट, क्या ये एक्सपेंस है? देखो लॉकर तो बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कस्टमर को। लॉकर रेंट एक्सपेंस नहीं है, लॉकर रेंट उल्टा इनकम है। क्योंकि आप यदि बैंक का लॉकर की फैसिलिटी लोगे तो आपको बैंक को पैसा देना पड़ेगा। रोज जो पैसा आप बैंक को दोगे वो क्या रहेगा, लॉकर रेंट रहेगा। तो लॉकर रेंट इनकम है बैंक के लिए, एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। ये अदर इनकम का पार्ट जाएगा, करेक्ट है। और ये जो स्टॉक ऑफ स्टैम्प्स था सर किसका जाएगा, ये अदर एसेट्स का पार्ट है। ये फिक्स एसेट नहीं है, ये अदर एसेट्स में जाएगा। ये ट्रांसफ़र टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये रिजर्व को अभी हमने डिस्कस किए। 25% प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना होता है, उसने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने बोला ही नहीं है। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र का क्वेश्चन ही नहीं आता है। तो मतलब ये क्वेश्चन में इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी दिया हो सकता है। इरेलेवेंट मतलब बैंकिंग के लिए रेलेवेंट है वो, लेकिन आपके एकेडमिक पर्सपेक्टिव से, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से वो रेलेवेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है, जो लॉकर रेंट दिया हुआ है या स्टॉक ऑफ स्टैम्प्स दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल नहीं है इस क्वेश्चन में। और बाकी जो मैंने बोले उन सबको अप्लाइन से लिख दीजिए, ऐड कर दीजिए, हो गया आंसर, उतना ही है। तो एक करके बता देता हूँ कैसे, है ना। तो इसमें देखो उसने बोला शेड्यूल, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। उसमें बोला है शेड्यूल बनाने, तो शेड्यूल 16 है, बराबर है। उसका नाम क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम पर्टिकुलर्स, यहाँ लिख देते हैं अमाउंट। अब ये रियल लाइफ में अमाउंट नहीं रहेगा, डेट लिखा रहता है, मैंने बताया। तो देखो फॉर्मेट यदि देखोगे ऊपर में, तो ये डेट होता है एज ऑन 31 मार्च, और ये एज ऑन मतलब फॉर द ईयर एंडेड है, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2000। करंट ईयर का यहाँ लिखेंगे, प्रीवियस ईयर का यहाँ लिखेंगे। तो ये ईयर करंट ईयर का ही है। हम इसमें ये रेंट एंड टैक्सेस 33,000, स्टेशनरी 22,000, तो यहाँ लिख दो रेंट एंड टैक्सेस 33,000, ठीक है। और उसके बाद था स्टेशनरी, ये स्टेशनरी हो गया 22,000, ठीक है। देन है डायरेक्टर फीस 11,000 है, ऑडिटर फीस है, तो हम डायरेक्टर फीस ले लेते हैं। डायरेक्टर फीस हो गया 11,000। वैसे ही है ऑडिटर फीस
ऑडिटर फीस कितना दिया हुआ था 7333, मालूम नहीं ऐसा क्यों फिगर लिखे इन्होंने, बट है वो 7333, 7333। फिर उसके बाद पोस्टेज मैंने बताया खर्चा है और बाकी दोनों एक्सपेंस का आइटम नहीं, तो पोस्टेज हो गया 3666, 3666। इसका टोटल कर लेंगे हम। तो टोटल के लिए पेपर में मालूम है ना कैलकुलेटर अलाउड रहता है, ठीक है, तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करना चाहिए। हम यहाँ टोटल कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, मुझे भी कैलकुलेटर लगा देगा, मेरा कहाँ गया, कैलकुलेटर हूँ मैं, ये रहा मेरा कैलकुलेटर, ये रहा। तो हम इस पर लिखते थे अमाउंट 33,000 प्लस 22,000 प्लस 11,000 प्लस 7,333 प्लस 3,666, तो ये वैल्यू आ गई 76,999। तो ये हो गया हमारा शेड्यूल नंबर 16। पेपर में इतना ही करना है, हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें डाउट रहना ही नहीं चाहिए, है ना, क्या ही डाउट रहेगा इसमें, एक्सपेंसेस थे सारे हमने लिख दिए, इसमें डाउट की क्या ज़रूरत है। ये क्वेश्चन देखो, इसमें शेड्यूल नंबर 15 और 16 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 11 में द फॉलोइंग आर द फिगर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ लिमिटेड बैंक। सैलरी अलाउंसेस कहाँ जाएगा, अब देखो शेड्यूल नंबर 15 क्या था, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ठीक है, और शेड्यूल नंबर 16 क्या था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था। तो सैलरी एंड अलाउंसेस शेड्यूल नंबर 16 में जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। वैसे ही रेंट एंड टैक्स कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा। डायरेक्टर फीस एंड अलाउंस, तो डायरेक्टर फीस एंड अलाउंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, पोस्टेज एंड टेलीग्राम भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, ऑडिटर फीस भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, डिप्रिसिएशन ऑन बैंक डिपॉजिट्स, बैंक प्रॉपर्टीज़, ये भी एसेट्स में ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा। स्टेशनरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा। सिर्फ जो लास्ट वाला आइटम है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में। बहुत सिंपल है। अब इसमें क्या शेड्यूल बना के दिखाऊँ, लास्ट वाले को छोड़ को सबको शेड्यूल 16 में डाल दो, लास्ट वाले आइटम को शेड्यूल 15 में डाल दो, ख़त्म हो गया। इतना ही है क्वेश्चन में। 4 मार्क से ज़्यादा के लिए पूछ रहे, 4 मार्क के लिए भी क्वेश्चन हार्ड है। बेसिकली वो आपसे यही पूछा जा रहा है कि आपको क्लासिफिकेशन जमता है क्या करना। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे पहला आपको बोला कि शेड्यूल कौन सा बनाना, 15। शेड्यूल 15 में सिर्फ एक ही आइटम है, इंटरेस्ट। इसका नाम क्या है, शेड्यूल 15 का नाम क्या रहता है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। इंटरेस्ट कितना हमने खर्च किया, तो इसमें सिर्फ एक ही आइटम है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। जो कस्टमर बैंक में पैसा जमा करता है तो कस्टमर को ब्याज मिलता है बैंक से, तो वो खर्चा रहता है, उसकी वैल्यू इन्होंने देख रखा है 40,74,504। 40,74,504 हो गया। इसका टोटल भी इतना ही रहेगा, 40,74,504, इतना ही टोटल रहेगा उसका। उसके अलावा जितने भी है वो नीचे लाइन लिखो यहाँ पे, शेड्यूल 16, और उसमें डाल दो पूरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। वो मैं अभी अलग से करके नहीं दूंगा, टाइम पास नहीं करने का अपने को। इसके नीचे सारे लाइन आइटम लिख दो, वो उसका टोटल निकाल लो, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, शेड्यूल 5 बनाना है। शेड्यूल 5 में क्या है, शेड्यूल 5, अब मैं थोड़ा याद करने की कोशिश करते। शेड्यूल 1 कैपिटल था, शेड्यूल 2 रिजर्व्स था, शेड्यूल 3 डिपॉजिट था, शेड्यूल 4 बोरोइंग्स था, शेड्यूल 5 अदर लायबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस। क्या है, अदर लायबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस। अब देखो क्या क्या है, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन में पहला पॉइंट रहता है।
फर्स्ट ही रहेगा बिल्स पेबल, तो फर्स्ट हो गया वो 21,937 रुपये जो भी है, और 1 लाख नहीं है, 21 करोड़ से, ठीक है। तो उतना हमें दिखा देना है बिल्स पेबल में, और ये जाएगा अदर लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस में। शेड्यूल 5 किसका है? अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजंस का है। अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड जो ऐसा डिविडेंड जो आपने अभी तक सामने वाले ने क्लेम ही नहीं किया। डिविडेंड देते हैं ना हम शेयर होल्डर्स को, अब वो लेके ही नहीं गए, तो क्या वो अपना इनकम हो गया? नहीं, तो रिजर्वेशन सरप्लस में तो नहीं जाएगा। हमारा कैपिटल भी नहीं है, बोरोइंग बोल नहीं सकते उसको, डिपॉजिट भी नहीं है, तो कहाँ जाएगा? अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। तो अनक्लेम्ड डिविडेंड भी वहाँ लिखना है। उसके बाद प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड भी लाइबिलिटी होती है, वो अब बैंक की पैसा नहीं है, वो एम्प्लॉई के पैसा जो बैंक कट करती है जब एम्प्लॉय रिटायर होता है या फिर जब भी क्लेम करेगा, तो बैंक ने वो पैसा वापस करवाना है। ऊपर वाले 1, 2, 3, 4 शेड्यूल में आएगा ही नहीं वो, ना वो बोरोइंग है ना डिपॉजिट है, प्रॉफिट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कहाँ आएगा ये? अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस में आएगा। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये भी अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस में आएगा। ये वो अमाउंट है जो डिस्काउंट से हम माइनस करते हैं, देखे ना, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। इसकी एंट्री क्या होती है? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाता है और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्रेडिट हो जाता है, तो इसमें क्रेडिट बैलेंस है ना, अभी बोरोइंग तो है नहीं। ये एक्चुअली लास्ट ये अनअर्न्ड रेवेन्यू था, ये साल का ऐसा रेवेन्यू है जो अर्निंग नहीं हुआ, ये अगले साल के पीरियड का था, अगले साल में इनकम हो जाएगा वो, तो इसको भी अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन में शो करना है। टैक्सेशन रिजर्व, टैक्स के लिए कुछ रिजर्व रखा होगा टैक्स पे करने के लिए, तो वो भी जाएगा अदर लाइबिलिटी में। कॉन्टिजेंसी फंड होते हैं, कॉन्टिजेंसी फंड मतलब फ्यूचर में कुछ भी अपने हाथ में नहीं है ना कंट्रोल, कुछ और यदि उल्टा सीधा होता है, बैंक को कुछ नुकसान होता है, कुछ कॉन्टिजेंसी बैंक को पता होगा कि ये केस कुछ चल रहा है जो हमारे अगेंस्ट जा सकता है, तो इस केस में बैंक कुछ कॉन्टिजेंसी फंड वगैरह बना के रख सकते हैं। ऐसे खर्चे जो भी मालूम नहीं होगा भी नहीं होगा, फिर भी बैंक एक कोशिश करती है पता करने की, तो उतना अमाउंट कॉन्टिजेंसी फंड में ट्रांसफ़र करके रखती है कि बाद में यदि पैसा लगा ही तो अपने फंड में अवेलेबल रहेगा, वहाँ से हम यूज करेंगे। स्टैट्यूटरी रिजर्व आएगा क्या यहाँ पे? देखो स्टैट्यूटरी रिजर्व मैंने बताया ये एक तरीके से कैपिटल रिजर्व है और ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। तो देखा जाए तो लास्ट वाला आइटम छोड़ दो, ऊपर वाले सबका टोटल कर दो, बन गया वो शेड्यूल नंबर 5। मैं इसको क्वेश्चन में लिख के नहीं दूंगा अलग से आंसर इसका। शेड्यूल नंबर 5 हेडिंग आएगा, उसका नाम लिखोगे अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, और बिल्स पेबल, प्रोविडेंट फंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, टैक्सेशन रिजर्व, कॉन्टिजेंसी फंड, ये सारे उसमें ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो फिगर आएगा वही है तुम्हारा शेड्यूल 5 का टोटल, और यही फिगर बैलेंस शीट में लिखना है। बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है अब डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ऐसे और भी ये शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बचे हुए जो क्वेश्चन नंबर 13 से आगे का है नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो।